आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है इस लेक्चर में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम कवर कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को वेरियस टॉपिक्स के, और बेसिकली हमने सिविक्स पार्ट को कवर कर लिया। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स को। ओके। और जैसा कि हम जानते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है वो वन ऑफ द मेजर सब्जेक्ट्स है, या फिर आप कह सकते हैं सिग्निफिकेंट सब्जेक्ट है जब ये बात आती है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की। ऑलराइट, तो आइए शुरू करते हैं सेशन को। यहाँ पे कुछ चीजें जो है सेम रहेंगी। पहला कि जो टॉपिक है उनको हम रिवाइज करेंगे। सेकंड, हम कुछ न्यू टॉपिक्स को ढूंढेंगे जहां से हम कुछ नया सीखेंगे। उसके पश्चात हमारा जो टाइम पीरियड रहेगा 40, 30, 20 और 15 सेकेंड्स का, ऑलराइट, वो सेम रहेगा। तो यानी बात हुई कि जो लेक्चर है ये बहुत एक्साइटेड रहेगा। अपना फुल फोकस रखिएगा यहाँ पे ताकि आपको गुड रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके, तो आइए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर्मलाइज सिस्टम जो होता है ट्रेडिंग एग्रीमेंट्स का विद ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज, उसको हम किस नाम से जानते हैं? ट्रेडिंग ब्लॉक्स, ट्रेड वेंचर्स, ट्रेड पार्टनर्स या फिर ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। ऑलराइट, 40 सेकेंड से आपके पास सोच कर आंसर करने के लिए टाइम शुरू होता है अब। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, टाइम्स अप। सो करेक्ट आंसर है ए, ट्रेडिंग ब्लॉक्स। ये नेम होता है ट्रेडिंग एग्रीमेंट्स का कंट्रीज के साथ में। ऑलराइट, और जो मेजर वन है इनमें से वो है यूरोपियन यूनियन। ओके, और यूरोपियन यूनियन में कई सारे कंट्रीज आते हैं जो कि फॉर्मुलेट करते हैं ट्रेडिंग ब्लॉक्स को। ऑलराइट, तो अगर अगर आपको यूरोपियन यूनियन में एंट्री मिल रही है तो बेसिकली आपके पास सभी पार्टनर्स की, जो यूरोपियन यूनियन के पार्टनर्स हैं, उन सबका एक्सेस होगा। ऑलराइट, तो ट्रेड वेंचर्स क्या होंगे? बेसिकली ये होती है कंपनीज या फिर ऑर्गेनाइजेशंस जिसमें दो और मोर पीपल जो है वो इन्वेस्ट करते हैं और कमाते हैं। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनीज है जहाँ पे दो और ज्यादा लोग इन्वेस्ट करते हैं और कमाते हैं, ये होती है वेंचर्स। जैसे मान लीजिए कि ये हैं आप और ये है आपका दोस्त, और इन दोनों ने इन्वेस्ट किया है एक रेस्टोरेंट खोलने में। तो जो रेस्टोरेंट है ये हो गया आपका वेंचर। ऑलराइट, और अगर हम बात करें ट्रेड पार्टनर्स की, तो ये वो पार्टनर्स होते हैं जिनके साथ हम ट्रेड करते हैं। ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस बेसिकली कंट्रोलर्स होते हैं, फैसिलिटेटर्स होते हैं। जैसे कि ये है आपका पर्सन और ये है आपका दूसरा पर्सन। ये दोनों ट्रेड करना चाहते हैं उसके साथ में, लेकिन ये दूसरे एरिया से बिलोंग करते हैं, दूसरी कंट्री से बिलोंग करते हैं, इनकी करेंसी डिफरेंट है। तो कैसे ये आपस में ट्रेड करेंगे? तो मान लीजिए कि यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है इनके बीच में जो कि यहाँ से पैसे लेती है, कन्वर्ट करके यहाँ पे पैसे पहुंचा देती है। ठीक वैसे ही ये कंसाइनमेंट या मटेरियल यहाँ से यहाँ पहुंचाता है। ऑलराइट, तो अगर यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो वो होती है ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ जाएगी। ऑलराइट, अब चलिए आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है कि डिप्रेशन जो है वो फॉर्म्ड होता है ड्यू टू डिफ्लेशन एक्शन ऑफ विंड्स, उनको हम किस नाम से जानते हैं? प्लाया, सियाटंग, वेट इफेक्ट, सैंडविच। बेसिकली ये ज्योग्राफी क्वेश्चन है। ऑलराइट, ये इकोनॉमिक्स क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये एक सरप्राइज है आपके लिए, तो अब आपको आंसर देना है। 20 सेकेंड्स आपके पास सोच कर आंसर करने के लिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 30, 40, 50, 60. टाइम्स अप। सो करेक्ट आंसर है यार्डांग। ऑलराइट, अब फिर से आपके पास इकोनॉमिक्स क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जो है वो मेथड नहीं है एस्टिमेट करने के लिए नेशनल इनकम को। एक्सपेंडिचर मेथड हो गया, प्रोडक्ट मेथड हो गया, मैट्रिक्स मेथड हो गया, या फिर इनकम मेथड हो गया। ओके, 30 सेकेंड है सोच कर आंसर करने के लिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। टाइम्स अप। तो अगर हम बात करें आंसर की तो आंसर है सी, मैट्रिक्स मेथड हो गया। ये इंक्लूडेड नहीं होता आपका कंपटीशन ऑफ नेशनल इनकम है। तो बेसिकली नेशनल इनकम क्या होती है आपकी? ये होता है आपका टोटल अर्निंग जो कि हर एक इंडिविजुअल के द्वारा की जाती है नेशन के, और आप कह सकते हैं इंडिविजुअल्स ऑफ द नेशन के द्वारा ड्यूरिंग अ सर्टेन सर्टेन टाइम पीरियड में, और आप कह सकते हैं बेसिकली फाइनेंशियल ईयर में। इंडियन फाइनेंशियल ईयर जो है वो अप्रैल से स्टार्ट होता है और खत्म होता है मार्च में। तो इस टाइम पीरियड के दौरान कितनी इनकम जो है वो कि इंडिविजुअल्स के द्वारा कमाई गई है, ये पार्ट होती है आपके नेशनल इनकम में। ऑलराइट, तो यदि हम बात करें एक्सपेंडिचर मेथड की, तो अजम्पशन जो है इसके पीछे वो बहुत सिंपल है कि जितना खर्चा हुआ है लोगों के द्वारा इस सर्टेन टाइम पीरियड में वो होगी टोटल नेशनल इनकम। ओके, और एनआई। तो अगर आप स्पेंड करते हैं किसी पे, तो यानी आप पैसे कमा रहे हैं कहीं से। ऑलराइट, तो इस तरीके से अगर आप खर्च कर रहे हैं कहीं पे, तो इसका मतलब हुआ कि मान लीजिए अगर आप 1000 रुपये 100 रुपये कमा रहे हैं और आपने 20 रुपये बचाए, तो तो ये आपका टोटल हो गया 120 पैसा। ओके, तो ये ओवरव्यू है, एग्जाम्पल है। और यदि हम बात करें प्रोडक्ट मेथड के बारे में, तो मान लीजिए अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हैं कुछ, तो आपको उस पर इनकम मिल रही होगी इस पे। यानी मान लीजिए कि आपने 100 यूनिट्स बनाई और इसका प्राइस है 20, टोटल हो गया 2000, तो ये हो गया नेशनल इनकम। इनकम मेथड की हम बात करें तो टोटल अमाउंट जो आपको मिल रहा है बेचने के बाद एक, तो वो हो गया आपका इनकम। ओके, तो वो होगी नेशनल इनकम। तो ये है ओवरव्यूज बेसिकली मेथड्स के। लेकिन मैट्रिक्स मेथड जो है वो इसमें इंक्लूड ही नहीं होता। ऑलराइट, मुझे उम्मीद है कि आपको अब चीज़ें समझ में आ गए हों। ओके, अब चलिए आगे चलते हैं। जो मॉनेटरी पॉलिसी है इंडिया में, उसे कौन फॉर्मुलेट करता है? जो मॉनेटरी पॉलिसी है इंडिया में, उसको कौन फॉर्मुलेट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। 40 सेकेंड्स आपके पास सोच कर आंसर करने के लिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। टाइम्स अप। करेक्ट आंसर होगा इसका सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है बेसिकली वो स्टैब्लिश हुआ था आरबीआई एक्ट 934 के बाद। ओके, एज एन एपेक्स बैंकिंग बॉडी इन इंडिया, इन इंडिया। ऑलराइट, और यदि हम बात करें आरबीआई के हेडक्वार्टर्स के बारे में, तो हेडक्वार्टर्स हैं इसके
मुंबई में। ऑलराइट। तो बेसिकली अगर हम बात करें फिजिकल पॉलिसी के बारे में या मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, ऑलराइट, मॉनेटरी हो गया एंड फिजिकल हो गया आपका। तो अगर हम बात करें फिजिकल पॉलिसी के बारे में, तो इसको कौन बनाता है? इसको बनाता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ओके। और यदि हम बात करें मॉनेटरी पॉलिसी को, तो इसको कौन बनाता है? इसको आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाता है। ऑलराइट। तो फिजिकल पॉलिसी जो है, शॉर्ट में इसको हम बोलते हैं एफपी। ये दिखाता है आपका टोटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का। ऑलराइट। इन रिस्पेक्ट ऑफ टोटल रेवेन्यू में। इसका मतलब हुआ कि कितना गवर्नमेंट ने कमाया और कितना गवर्नमेंट खर्च करने जा रही है वो। ऑलराइट। तो ये होता है फिजिकल पॉलिसी। ये न्यूट्रल भी हो सकती है। ऑलराइट। इसके पश्चात ये आपके डेफिसिट भी हो सकती है और ये आपके सरप्लस भी हो सकती है। ऑलराइट। तो अगर हम बात करें इसके बारे में, तो जो न्यूट्रल फॉर्मूला होता है बेसिकली वो होता है टोटल एक्सपेंडिचर इक्वल है टोटल रेवेन्यू के। जो अमाउंट है गवर्नमेंट एक्सपेंड करना चाह रही है वही गवर्नमेंट वापस कमाएगी। डेफिसिट जो है, टोटल एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा होगा टोटल रेवेन्यू से। ऑलराइट। यानी आप ज़्यादा खर्च कर रहे हैं लेकिन कमा कर रहे हैं। सरप्लस हो गया कि टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो लोअर है टोटल रेवेन्यू से। यानी ये जो डेफिसिट वाला है ये एप्लीकेबल है इंडिया के केस में। तो अगर क्वेश्चन हमसे पूछे कि जो फिजिकल पॉलिसी है इंडिया की वो किस टाइप की है, तो याद रखिएगा वो डेफिसिट टाइप की है। ऑलराइट। जो सरप्लस कंडीशन है वो एप्लीकेबल है आपकी लेस डेवलपिंग नेशंस में, जहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो ज़्यादा टैक्स लगाती है लोगों पे लेकिन उतना खर्च नहीं करती। ओके, हेल्थ पे, एजुकेशन पे या लिविंग स्टैंडर्ड्स पे। ऑलराइट। न्यूट्रल जो है बेसिकली मोस्टली मिलेगा आपको वेस्टर्न कंट्रीज में क्योंकि वो डेवलप्ड है। ऑलराइट। तो ये था आपका फिजिकल पॉलिसी के बारे में। नाउ अब जब हम बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, तो बेसिकली ये होती है आपकी करंट फ्लो ऑफ मनी। ऑलराइट। और ये आपकी एक्सपेंशनरी भी हो सकती है और कॉन्ट्रैक्शनरी भी हो सकती है। ऑलराइट। तो जो मनी सप्लाई होती है इकोनॉमी में वो फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, और ये होता है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चाहता है कि मनी सप्लाई को बढ़ा दिया जाए तो ये हो जाता है आपका एक्सपेंशनरी, जब इंडियन रुपये का जो अमाउंट है इकोनॉमी में बढ़ेगा तब। ऑलराइट। तो ये हो गया एक्सपेंशनरी। जब रिवर्स कंडीशन होगी इसकी, यानी जो आरबीआई है वो चाहता है कि कट डाउन कर दिया जाए इंडियन रुपये सप्लाई को मार्केट में, तो ये पार्ट होता है आपका कॉन्ट्रैक्शनरी का। ऑलराइट। मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ समझ में आई होगी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट जो है, जो उसका सिक्योरिटी पेपर है उसे हम क्या कहते हैं? शेयर, डिवेंचर, म्यूचुअल फंड या ट्रेजरी बिल। इस क्वेश्चन के लिए 20 सेकंड से सोच के आंसर करने के लिए, और टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 टाइम्स अप। सो करेक्ट आंसर हो गया इसका बी, डी सॉरी, ट्रेजरी बिल जो होता है वो है करेक्ट आंसर। ऑलराइट। तो अगर हम बात करें शेयर्स के बारे में, तो डिबेंचर, म्यूचुअल फंड, तो इन सब का मतलब क्या हुआ? ऑलराइट। सो मान लीजिए अगर यहाँ पे 100 रुपये, यहाँ पे 100 रुपये हैं और मैंने 100 रुपये को डिवाइड कर दिया 10 इक्वल पार्ट्स में, तो ये हो जाएंगे आपके 10 शेयर्स। ऑलराइट। तो ये होता है कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर। जब सर्टेन अमाउंट जो है वो डिवाइड होता है कुछ सेवरल इक्वल पार्ट्स में, तो ये बन जाते हैं शेयर्स। और जो लोग इन शेयर्स को खरीदते हैं
यानी मान लीजिए अगर 10 लोगों ने 10 शेयर्स खरीदे हैं तो वो बन जाते हैं आपके शेयर होल्डर्स। ओके। सिंपली अगर हम बात करें डिबेंचर्स के बारे में, तो डिबेंचर्स जो होते हैं वो भी सेम काइंड ऑफ थिंग होते हैं, लेकिन जो शेयर्स वर्सेस डिबेंचर्स हैं अगर हम उसके बारे में बात करेंगे तो याद रखिएगा, जो शेयर्स होते हैं वो हमेशा गारंटीड बैक होते हैं। ऑलराइट। डिबेंचर्स जो हैं जनरली वो नहीं होते, बैक बैक गारंटी नहीं होते हैं। ऑलराइट। तो ये था बेसिक डिफरेंस बिटवीन दी शेयर एंड डिवेंचर। ओके। इसके पश्चात अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड्स के बारे में, तो मान लीजिए कि 10 लोगों ने या बोल सकते हैं कि 10 लोग साथ में मिलते हैं और 10 रुपए लगाते हैं। ऑलराइट। और ये बन जाएगा 100 रुपए। ऑलराइट। तो ये होता है म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि 10 पीपल जो है उन्होंने म्यूचुअली कलेक्ट किया अपने पैसों को यहाँ पे। तो इनमें से कोई भी जो है वो मनी को बोरो कर सकता है इसमें से, और फिर इसको रिटर्न करना पड़ेगा इसे कुछ इंटरेस्ट के साथ में। ऑलराइट। और तो बाकी मेंबर्स जो हैं जिन्होंने उस पैसे को यहाँ पे इन्वेस्ट किया था, उन सबको इंटरेस्ट में शेयर मिलता है। ऑलराइट। इस फंड से। तो ये था आपका शॉर्ट एग्जांपल म्यूचुअल फंड का। ट्रेजी बिल्स की अगर हम बात करें, ट्रेजी बिल्स क्या होते हैं, तो बेसिकली ये होते हैं आपके पेपर्स जो कि इशू कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। ऑलराइट। और बेसिकली ये होते हैं आपके बोरो डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट के। यानी मान लीजिए अगर गवर्नमेंट ने इशू किया है ट्रेजरी बिल्स ₹10 के लिए, इसका मतलब क्या हो गया कि जो पर्सन है जो कि एक ट्रेजरी बिल को बोरो करेगा आरबीआई से, उसको 10 करोड़ गवर्नमेंट को देने होंगे। ऑलराइट। और जो सर्टेन इंटरेस्ट है इस पे वो प्रॉमिस्ड होगा उस पर्सन को बाय द गवर्नमेंट। तो मान लीजिए ये एक मेथड है लोन का गवर्नमेंट्स का, जो गवर्नमेंट ऑब्टेन करती है पैसे को पब्लिक से। 6 क्वेश्चन हमारे पास है कि जो WTA है बेसिकली क्या प्रमोट करता है, फाइनेंशियल सपोर्ट, ग्लोबल पीस, यूनाइटेड ट्रेड या मल्टीलेटरल ट्रेड। इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आपके पास है 30 सेकेंड्स। ऑलराइट। और टाइम शुरू होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। टाइम्स अप। सो द करेक्ट आंसर है डी। ऑलराइट। अगर हम बात करें WTO के बारे में, तो बेसिकली इसका मतलब होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ऑलराइट। जो कि बेसिकली स्टैब्लिश हुई थी आपकी मराकेश एग्रीमेंट के बाद 1994 में। ऑलराइट। तो जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली 1984 में मराकेश एग्रीमेंट के बाद इसको स्टैब्लिश किया गया था, और इसने ग्लोबलाइजेशन को फैसिलिटेट किया। तो इसीलिए ये डील करता है मल्टीलेटरल ट्रेड के साथ में। और यदि हम बात करें फाइनेंशियल सपोर्ट के बारे में, तो बेसिकली इसको कौन डील करता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, या फिर आप कह सकते हैं वर्ल्ड बैंक। ऑलराइट। ग्लोबल पीस जो है बेसिकली उसको कौन देखता है, यूनाइटेड नेशंस देखता है। जो यूनिटल ट्रेड है बेसिकली उसको कौन देखता है, कंट्रीज ही देखती है बाय FTA, या फिर आप कह सकते हैं बाय फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। ओके। लेकिन जब बात आती है ये मल्टीलेटरल ट्रेड की, तो WTO रूल्स प्ले करता है। चलिए आगे चलते हैं। 7th क्वेश्चन है हमारे पास कि किस मार्केट कंडीशन में जो आपके फर्म्स है उनके पास एक्सेस कैपेसिटी होती है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोलिस्टिक, ड्यूओपोली या ओलिगोपोली। 20 सेकेंड्स आपके पास सोच के आंसर करने के लिए, और आपका टाइम शुरू होता है अब। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। टाइम्स अप।
जो करेक्ट आंसर है इसका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। ओके, तो जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है, मार्केट फॉर्म जो होती है ये, इसमें होती है फर्म्स के पास एक्सेस कैपेसिटी, क्योंकि यहाँ पे होती है इजी एंट्री और एग्जिट फर्म्स की। ऑलराइट, जो सिमिलर होती है, क्योंकि ये लोग सिमिलर बट डिफरेंशिएट प्रोडक्ट्स बेच रहे होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। एट्थ क्वेश्चन हमारे पास, जो प्राइस थ्योरी है उसको हम किस नाम से भी जानते हैं, मैक्रो, डेवलपमेंटल, या पब्लिक, या माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, 30 सेकेंड है सोच के आंसर करने के लिए, और आपका टाइम शुरू होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। द टाइम्स अप। सो जो करेक्ट आंसर है वो है डी। करेक्ट आंसर है डी। ऑलराइट, सो बेसिकली अगर हम बात करें प्याज सॉरी के बारे में, तो ये होती है कंडीशन इक्विलिब्रियम की। ऑलराइट, सो इक्विलिब्रियम क्या कहता है आपका, बेसिकली इक्विलिब्रियम कहता है कि अगर हम डिमांड फोर्सेस को और सप्लाई फोर्सेस को फ्री छोड़ दें, तो ये जो है मार्केट फोर्सेस बेसिकली वो लेके आएंगे इक्विलिब्रियम प्राइस को। ऑलराइट, तो ये होता है बेसिकली आपका प्राइस थ्योरी के द्वारा डिफाइंड। बेसिकली कहता है कि अगर हम ये कहता है कि अगर हम मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, डिमांड एंड सप्लाई को कंट्रोल कोशिश ना करें, यानी डिमांड को ना बढ़ाएं ना घटाएं। ऑलराइट, और ठीक वैसे ही हम सप्लाई को भी ना बढ़ाएं और घटाएं। तो बेसिकली क्या होगा कि अगर हमने फ्री छोड़ दिया मार्केट में, तो क्या होता है यहाँ पे कुछ समय पश्चात ये जो मार्केट फोर्सेस हैं ये लेके आएंगे इक्विलिब्रियम प्राइसेस को। इसका मतलब हुआ कि जो डिमांड एंड प्राइस है वो इक्वल हो जाएगा आपका सप्लाई प्राइस के। ऑलराइट, लेकिन जनरली ये पॉसिबल नहीं होगा सभी क्वांटिटीज के केस में, और आप कह सकते हैं कि जनरली ये पॉसिबल होता है कुछ कमोडिटीज के केसेस में। ऑलराइट, तो इसीलिए ये आता है अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, मुझे उम्मीद है कि अब आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 9 है, प्रेजेंट में इंडिया कौन सा फॉलो कर रहा है, फिक्स एक्सचेंज रेट को, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को, पैक्ड अप एक्सचेंज रेट को, या पैक डाउन एक्सचेंज रेट को। 20 सेकेंड है सोच के आंसर करने के लिए, और टाइम शुरू होता है अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। टाइम्स अप। सो करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। ऑलराइट, तो अगर हम बात करें एक्सचेंज रेट के बारे में, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये होता है रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ डोमेस्टिक करेंसी विथ फॉरेन करेंसी के साथ में। ऑलराइट, तो ये होता है बेसिकली रेट ऑफ एक्सचेंज। जैसे मान लीजिए कि जो $1 है वो इक्वल हो जाएगा आपका 83 रुपीज के। ऑलराइट, तो ये होता है रेट ऑफ एक्सचेंज, मतलब कि अगर आप 83 रुपीज देंगे तो आपको मिलेगा $1, अगर आप $1 देंगे तो आपको 83 रुपीज मिलेंगे। ऑलराइट, तो ये होते हैं एक्सचेंज रेट। तो बेसिकली क्या होता है, ये जनरली डिपेंड करता है आपकी डिमांड पे और सप्लाई पे। तो अब आप पूछेंगे कैसे, मान लीजिए कि अगर
डॉलर की जो सप्लाई है वो बढ़ जाती है मार्केट में, लेकिन जो डॉलर की डिमांड है वो लिमिटेड है। और अगर आप जानते हो कि जो लॉ ऑफ डिमांड को जो मैंने पढ़ाया था आपको, अगर डिमांड जो है वो लिमिटेड है या स्टैटिक है लेकिन जो सप्लाई है वो बढ़ रही है, तो जो प्राइस है या वैल्यू है वो डाउन हो जाएगी। ठीक ऐसा ही यहाँ पे होता है डॉलर के साथ में। अगर उसकी डिमांड जो है वो बढ़ नहीं रही है, जो सप्लाई है वो बढ़ रही है, तो उसकी जो वैल्यू है वो फेल्स डाउन हो जाएगी। और यदि अगर इसकी सप्लाई भी इंक्रीज नहीं हो रही है लेकिन डिमांड इंक्रीज हो रही है, तो जो वैल्यू है वो हाई जाएगी। ऑलराइट, तो यहाँ पे दो कंडीशंस होते हैं बेसिकली, जिसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। फर्स्ट है फिक्स एक्सचेंज रेट। इसका मतलब हुआ कि हमने एक्सचेंज रेट को फिक्स कर दिया है और हम डिमांड सप्लाई के साथ डील नहीं करेंगे। सेकंड है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के बारे में, यानी कि हम फिक्स नहीं कर रहे पर्टिकुलर रेशियो को, लेकिन हम डिमांड एंड सप्लाई को लेट आउट कर रहे हैं ताकि वो एक्सचेंज रेट को डिसाइड कर पाए। ऑलराइट, तो बेसिकली इंडिया फॉलो करता है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को। आइए आगे चलते हैं। 10th क्वेश्चन हमारे पास, नेशनल इनकम जो है वो क्या है? नेट प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पे, नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पे, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पे, या नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पे। ऑलराइट, 30 सेकेंड्स आपके पास सोच कर आंसर करने के लिए। टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। द टाइम्स अप। सो करेक्ट आंसर है इसका बी, नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पे। ऑलराइट, ओके, तो इस चीज को याद रखिएगा। जो डेफिनेशन नेशनल इनकम की वो है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये थ्योरेटिकल डेफिनेशन जो थी वो हमने डिस्कस कर लिया पहले। ऑलराइट, और ये जो है ये सिस्टमैटिक डेफिनेशन है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन भी आप कह सकते हैं, या साइंटिफिक टर्म्स में भी। तो सिस्टमैटिकली जब हम बात करते हैं नेशनल इनकम के बारे में, तो ये होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। 11th क्वेश्चन है हमारे पास कि इनमें से कौन सी फॉलोइंग एजेंसी रिलीज करती है इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट को। ऑलराइट, ये बेसिकली हर साल रिलीज की जाती है, लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन 2010 में पूछा गया था तो इसलिए ये ईयर यहाँ पे मेंशन है। ऑलराइट, ऑप्शन है आपके प्लानिंग कमीशन, पीएम्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, फाइनेंस कमीशन, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 20 सेकेंड से सोच के आंसर करने के लिए, और आपका टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। टाइम्स अप। सो आइए आगे देखते हैं आंसर। सो करेक्ट आंसर है इसका पीएम्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल। ये रिस्पॉन्सिबल होती है आपकी रिलीज करने के लिए इकोनॉमिक आउटलुक को हर साल। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं। 12th क्वेश्चन है हमारे पास कि इंडिया और यूएस जो है इन्होंने फाइनलाइज किया है किस एग्रीमेंट को। तो बेसिकली 2010 में साइन हुआ था, लेकिन ये स्टिल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन रिवर्स हो गया कि इनमें से कौन सा एग्रीमेंट जो था वो इंडिया और यूएस के बीच साइन हुई 2010 में, तो आपको इसको आंसर करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो इसीलिए यहाँ पे अटेंटिव रहिएगा। 15 सेकेंड्स आपके पास सोच कर आंसर करने के लिए, और टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। टाइम्स अप। सो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज और ट्रेडिशनल नॉलेज, जितने भी एग्रीमेंट से ये सारे साइन हुए थे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। 13th क्वेश्चन है हमारे पास, द एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज बिटवीन टू कंट्रीज, ये रेफर्ड होते हैं किस तौर पे? बैलेंस ऑफ ट्रेड, बायलैटरल ट्रेड, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, या फिर मल्टीलेटरल ट्रेड के तौर पे। 50 सेकेंड्स आपके पास सोच के आंसर करने के लिए। टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। द टाइम्स अप।
ओके, तो इसका जो आंसर है यहाँ पे 5 सेकेंड्स मैंने आपको दिए हुए हैं एडिशनली। ऑलराइट, अब मैं आपको आंसर दिखाऊंगा। तो आंसर है इसका सी, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। तो ये है आपका वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। ओके, 14th क्वेश्चन हमारे पास है, अगर ए की जो वांट है वो डिमांड बनेगी, लेकिन कब? एबिलिटी टू परचेज के साथ में, नेसेसिटी टू बाय के साथ में, डिजायर टू बाय के साथ में, यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट के साथ में। तो बेसिकली ये डेफिनेशन है डिमांड की, और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। 15 सेकेंड से आपके पास सोच कर आंसर करने के लिए, और आपका टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टाइम्स अप। सो आंसर है इसका डी। ऑलराइट, तो अगर आपको कुछ चीज चाहिए और अगर आपको लगता है कि वो चीज जो है वो आपकी डिमांड को फुलफिल कर सकती है, ऑलराइट, और उसकी जो यूटिलिटी है वो आपकी एक्सपेक्टेशन से मीट करती है, तो ही आप उसे खरीदेंगे। ऑलराइट, अगर वो आपके एक्सपेक्टेशंस को मीट ही नहीं करती तो आप उसे खरीदेंगे ही नहीं। ओके, तो यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट जो है वो फर्स्ट, सबसे फर्स्ट ऑफ द मोस्ट कंसर्न है इसका डिमांड का। ओके, 15th क्वेश्चन हमारे पास, जो टर्म है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, वो किसने दिए थे? अल्फ्रेड मार्शल ने, रैगनर नॉर्स्की ने, रैगनर फ्रिक्स ने, या जेएम कीनस ने? 50 सेकेंड्स आपके पास सोच कर आंसर करने के लिए, और टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है इसका जेएम केनिस ने, जिन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स टर्म्स दिए थे। ओके, सो स्टूडेंट्स, बेसिकली इस लेक्चर में हमने इकोनॉमिक्स का फर्स्ट पार्ट कवर कर लिया है। 15 क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम 15 और क्वेश्चंस देखेंगे इकोनॉमिक्स के। ओके, तब तक सभी फैक्ट्स एंड फिगर्स को आप रिवाइज कर लीजिएगा जो हमने यहाँ पे डिस्कस की है इस लेक्चर में, और रेडी रहेगा दूसरे लेक्चर के लिए। इसके साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।